IBN 7 हौसला है। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में 2 चरणों का मतदान हो चुका है और इन दोनों ही चरणों में 70% का आंकड़ा क्रॉस किया वोटिंग ने। तो यही जम्मू कश्मीर की जनता की जो भागीदारी है वो शायद आतंकियों के घबराहट की सबसे बड़ी वजह बनती जा रही है। आज तो हद कर दी इन आतंकियों ने, एक नहीं दो नहीं बल्कि कुछ ही पलों के अंतर में 4 सीरियल आतंकी हमले किए गए। इन हमलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीर दौरे से भी जोड़कर देखा जा रहा है। 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री 2 चुनावी सभाएं करने वाले हैं और बीजेपी इसे लेकर बहुत उत्साहित भी है। इन 4 हमलों में पुलिस और सुरक्षा बलों के 11 जवान शहीद हो चुके हैं, जिनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल है, जबकि 2 अलग अलग वारदात में कुल 8 आतंकी मार भी दिए गए हैं। बम धमाके में एक आम नागरिक की जान चली गई है। इन हमलों को लाहौर में आतंकी हाफिज सईद की रैली से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आखिर कब तक भारत ऐसे कायराना हमलों को बर्दाश्त करता रहेगा? क्या पाकिस्तान में घुसकर हाफिज सईद जैसे आतंकियों का सफाया करने का वक्त नहीं आ गया है? कश्मीर में हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों को IBN 7 की श्रद्धांजलि। इन जवानों ने हमारी और आपकी रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। ये पहला या आखिरी मौका नहीं है जब हमारे जवानों ने आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है। कश्मीर में एक के बाद एक 4 जगहों पर आतंकी हमले हुए। हर जगह हमारे जवानों ने आतंकियों की नापाक साजिश का करारा जवाब दिया। हमें फायर का आवाज आया, बस उसके बाद हमें कोई पता नहीं। हम सोए, मैं 3 बजे सोया था, मुझे आवाज आया, वो बहुत जबरदस्त आवाज आया तो फायरिंग होगी। तो अभी भी फायरिंग चल रही है, तो हम घरों में पे। उधर पाकिस्तान में नवाज शरीफ सरकार की सरपरस्ती में आतंकियों के पनपने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। 26/11 हमले के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा के चीफ हाफिज सईद की लाहौर रैली को कामयाब बनाने के लिए पूरा सरकारी अमला जुटा हुआ था। इस रैली में हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। ऐसे में सवाल ये कि क्या हाफिज की रैली और कश्मीर में हुए आतंकी हमलों में कोई कनेक्शन है? भारत पर हमला करेंगे, कश्मीर को आजाद करवाएंगे, 1971 का बदला लेंगे, अहमदाबाद पीड़ितों को इंसाफ भी दिलाएंगे। इस हमले के बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या आतंकी जम्मू कश्मीर के चुनाव में जनता की भागीदारी से बौखला गए हैं? अब तक हुए 2 चरणों के मतदान में रिकॉर्ड तोड़ 70% से ज्यादा वोट पड़े हैं, वो भी चुनाव बहिष्कार की आतंकियों की धमकी के बावजूद। सारे विश्व के आगे ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि जम्मू कश्मीर के लोग बुलेट का जवाब बैलेट से देने की क्षमता रखते हैं। और शायद यही कारण है कि कुछ एक लोकतंत्र के दुश्मन तत्व और हिंसा का समर्थन करने वाले लोग इस प्रकार की गतिविधियों में उतर आए हैं। सवालों के घेरे में मोदी सरकार भी है, जो लगातार कश्मीर मसले को बातचीत से हल करने की वकालत करती रही है। उधर पाकिस्तान कभी सीमा पर युद्ध विराम का उल्लंघन करता है तो कभी आतंकी घुसपैठ के जरिए हमें डराने की कोशिश करता है। लेकिन क्यों होता है कि बराबर जो आतंकवादी भारत की सरहदों को पार करके आते हैं और यहाँ तबाही पैदा करते हैं इसे हिंदुस्तान में, वही सब सारे आतंकवादी पाकिस्तान में ही घरों में छिपे हुए हैं, उनको छुपा कर रखा गया है। क्या इसकी जवाबदेही पाकिस्तान की नहीं बनती? क्या वक्त आ गया है कि भारत सरकार पाकिस्तान को उसी अंदाज में जवाब दे? क्या भारत को पाकिस्तान में घुसकर हाफिज सईद जैसे आतंकियों को खत्म नहीं करना चाहिए? क्या भारत को भी वैसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जैसे अमेरिका ने अलकायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए की थी? नसीर अहमद, श्रीनगर, IBN 7। तो एक नहीं दो नहीं 4 सीरियल आतंकी अटैक अलग अलग 4 ठिकानों पर जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं। क्या आतंकियों के हौसले पस्त हो रहे हैं? क्यों हाफिज सईद को रैली कर कर भारत के खिलाफ आग उगलनी पड़ रही है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। गुड़गांव से रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सरीन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बेंगलुरु से बीजेपी के प्रवक्ता MJ अकबर साहब मेरे साथ हैं। लखनऊ से कांग्रेस की नेता रीटा बहुगुणा जोशी हमारे साथ जुड़ रही हैं और पाकिस्तान से स्काइप के जरिए मेरे साथ जुड़े हैं
हसन अस्कर रिजवी साहब, जो कि वहां के डिफेंस एनालिस्ट हैं। आप सबसे बात करूं उसके पहले हमने जो आज का अपना सवाल है कि क्या हाफिज सईद के खिलाफ अब फाइनल वॉर छेड़ने का वक्त आ गया है, यह सवाल हमने जो आपसे पूछा है, यही सवाल संसद में मौजूद तमाम सांसदों से मेरे रिपोर्टर्स ने आज बात करने की कोशिश की, यही सवाल पूछा। आइए सुनते हैं इन नेताओं ने क्या कहा, उसके बाद आपकी राय। एक्सपर्ट ग्रुप है वो कह रहा है कि आपको एबटाबाद जैसी ही कार्रवाई करनी होगी, तभी हाफिज सईद से आप। यार देखियो, इन ऐसे मामलों में दोनों सरकारों को तय करना होगा। पहलकदमी सरकारों को लेनी होगी। सरकार कभी रुझान लेती है कि हम बात करेंगे, सरकार कभी रुझान लेती है कि हम बातचीत नहीं करेंगे। एक्सपर्ट ग्रुप ये कह रहा है कि एबटाबाद में जैसे ओसामा बिन लादेन का खात्मा किया था, भारत की सुरक्षा एजेंसियों को ठीक वैसा काम करना चाहिए, तभी हाफिज सईद से आप निपट सकते हैं। ये बातें ऐसी हैं कि उनको पब्लिकली जो है कोई बोलने के तो बोलेगा नहीं। अगर कोई काम होगा तो उसके लिए जो है दूसरे तरह के उसके तरीके होते हैं, उसमें किए जा सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट ग्रुप ये कह रहे हैं कि एबटाबाद की तरह ओसामा बिन लादेन की तरह अटैक करके ही हाफिज सईद से निपटा जा सकता है। जी मैं इस पे कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। तो हमने अलग अलग पार्टियों की राय सुनी, अलग अलग तरीके से लोगों ने लिया। पहला सवाल हसन अस्करी साहब मेरा आप ही से है। हाफिज सईद रैली कर रहा है, हाफिज सईद को रैली को तमाम लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं आपके स्टेट मशीनरी के, और यहां पर हिंदुस्तान में कश्मीर में जो प्रोसेस शुरू हुआ है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो सक्सेसफुल हो रहा है, उसको चोट पहुंचाने की बात की जा रही है पाकिस्तान के जरिए। हाफिज सईद के खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए? देखिए, जो हाफिज सईद की रैली है वो पिछले साल भी हुई थी। तकरीबन हर साल इस किस्म की रैली होती है और इसको स्टेट की स्पॉन्सरशिप कम से कम इस रैली को नहीं है। और इस रैली में जो आज गुफ्तगू हुई है उसमें इंडिया एक इशू था और इंडिया का क्रिटिसिज्म जो आपने कहा है वो हुआ है, लेकिन इंडिया के अलावा ज्यादा फोकस उसका पाकिस्तान की डोमेस्टिक सोसाइटी और पॉलिटिक्स के बारे में भी जो है था। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हाफिज सईद के खिलाफ या जमात उद दावा के खिलाफ एक्शन हो, तो ये थिंकिंग बहुत डेंजरस है कि इंडिया कोई एक्शन ले सकता है, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस दोनों कंट्रीज के लिए डेंजरस होंगे। वो ऑप्शन मेरे नजदीक सेंसिबल ऑप्शन नहीं है और फीजिबल ऑप्शन नहीं है। हाँ, इसको अगर टेररिज्म को अगर डील करना है उसके लिए हमारे पास दो मॉडल्स हैं। एक इंडिया पाकिस्तान के दरमियान है जो कि ट्रबल्ड जब रिलेशनशिप होगा, तो उस सूरत में आप ये एक्सपेक्ट न करें कि पाकिस्तान की हुकूमत उन पार्टीज के खिलाफ एक्शन लेगी, उन ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन लेगी जो इंडिया के खिलाफ बोलते हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस इंप्रूव करेंगे तब इसकी प्रोबेबिलिटी के इम्कानात जो हैं वो बढ़ सकते हैं। लेकिन सुशांत सरीन, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक बात हसन असगरी साहब कहते हैं कि वो अपनी रैली में पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज पर बात कर रहा था, लेकिन मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, क्या हाफिज सईद जब तक वहां पर है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में और खासकर कश्मीर में बातचीत संभव है? क्या अमन हो सकता है जिस तरह की बातें वो करता है, जिस तरह का जहर वो उगलता है? देखिए, मुझे नहीं लगता। अगर तो ये एक ऐसा व्यक्ति होता जिसको स्टेट का सपोर्ट हासिल नहीं था, और यहाँ पर मैं रिजवी साहब से बिल्कुल सहमत हूँ, इसको स्टेट का सपोर्ट हासिल है। जिस तरह का इसका सारा समर्थन उन्होंने किया, जिस तरह की इन्होंने रैली ऑर्गेनाइज की, जगह दी, सिक्योरिटी दी, ट्रेन्स के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो सारी की सारी जो फैसिलिटीज थी वो स्टेट ने ही मुहैया करवाई थी। अब रिजवी साहब जो कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के मॉडल के बारे में कि अगर हमारे रिश्ते बेहतर नहीं हुए तो हम से ये ना तवक्को रखिएगा कि हम इनके ऊपर लगाम कसेंगे, तो ये तो एक तरह का ब्लैकमेल हुआ और एक तरह का हमारी कनपट्टी पे बंदूक रखने वाली बात हो गई। और मुझे नहीं लगता कि भारत की किसी भी सरकार को पाकिस्तान से इन कंडीशंस के ऊपर बातचीत करनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान को खुद, अगर वो सारी दुनिया भर में ये ढिंडोरा पीटते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ जंग में पेश हैं और हम किसी भी तरीके के आतंकवादी के बीच में हम कोई डिफरेंशिएट नहीं करते, तो फिर हाफिज सईद भी तो एक आतंकवादी है और इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड आतंकवादी है। उसको तो ये लोग सोशल वर्कर बना के घुमाते फिराते हैं और उसको वहां पर प्रेजेंट करते हैं। आप सुशांत सरीन की बात का जवाब भी दीजिए, वो भी वहां पर प्रेजेंट। बिल्कुल, आप असगरी साहब, आप सुशांत सरीन साहब की बात का जवाब भी दीजिए और ये भी बताइए,
आप कहते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं था। कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं, 70% से ज्यादा वोटिंग हो रही है और आप लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रोका नहीं जा रहा है। आज 4 जगह सीरियल अटैक हुए हैं और आज ही नहीं, सेकंड फेज के पोल के दिन भी वहां पर अटैक हुआ, बाकायदा बंकर में घुसकर उन लोगों ने मारने की कोशिश की हिंदुस्तानी फौजियों को। यह तरीका क्या है, ये क्यों हो रहा है? देखिए, बात यह है कि जब हम पिछले 3 साल या 4 साल के कश्मीर के डेटा देखते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट का है, किलिंग्स का, वायलेंस का, वो तो हमें पिछले 13 में, 2013 में, 2014 में कम होता हुआ नजर आता है। ये इंसिडेंट जिसका आज रिपोर्ट हुआ है, अब इस पे हमें नहीं मालूम कि ये पाकिस्तान से गए थे या वहां पहले से मौजूद थे, तो वो उसी सूरत में देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जहां पे ये हमला हो रहा है, जहां पे ये प्रोसेस पूरा रोकने की कोशिश की जा रही है, वो सब पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं। हमारे वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्या हिंदुस्तान में अमन चैन कायम ना हो? आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि हमारे अगर हम बातचीत नहीं करेंगे तो हम उसकी रिश्ते ले सकते हैं। हाफिज सईद रैली करता रहेगा, इंटरनेशनल टेररिस्ट रैलियां करेगा, खुला घूमेगा और आप उसको जायज ठहराएंगे? देखिए, टेररिज्म को डील करने के लिए मैं उसकी डिटेल में अभी नहीं गया था। एक पैटर्न वो है जो इंडिया पाकिस्तान में है। जब दिसंबर 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, उसके बाद जो डेवलपमेंट्स आपको पता है, और अब भी पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जितने खराब हैं। दूसरा एक पैटर्न वो है जो श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान था। मार्च 2009 में श्रीलंका की टीम पे लाहौर के अंदर अटैक हुआ और उसके बाद जो है श्रीलंका का फॉरेन मिनिस्टर 48 आवर्स के अंदर पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंचा, उनकी गुफ्तगू हुई और गुफ्तगू के बाद तो उन्होंने इंटरनेशनल इशू नहीं बनाया बल्कि वो मामला चलता रहा। अरे असगरी साहब, पाकिस्तान में घुसकर एबटाबाद में अमेरिका उसामा बिन लादेन को खत्म कर देता है, तब आप बात ये नहीं करते हैं कि संबंध खराब हो जाएंगे। भारत की बात करता है हाफिज सईद को पकड़ने को लेकर, हाफिज सईद पर कार्रवाई करने को लेकर, तो आप लोग धमकी देते हैं। ये क्या तरीका हुआ? धमकी बिल्कुल नहीं। इसमें यह तरीकाकार है कि जब रिलेशंस इतने खराब हों मुल्कों के दरमियान, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी जो है उन लाइंस पे चलाएगा जिन लाइंस पे इंडिया चाहता है। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि वरना तो पाकिस्तान भी ऐसे ग्रुप्स की निशानदेही कर सकता है जो पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया में गुफ्तगू करते रहते हैं। तो इस तरह आप पोलेमिकल डिबेट कर सकते हैं, इस तरह डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, जो पाकिस्तान में ऐसे ही ओपिनियन बनता है। डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन ऐसे ही बनता है डिबेट के जरिए, और ये बहुत बड़ा जरिया। सुशांत सरीन कुछ कहना? डोमेस्टिक ओपिनियन क्रिएट करता है। सुशांत सरीन, देखिए मेरा कहना यह है रिजवी साहब से कि ये जो रिश्ते आपस में खराब हैं, इनका प्राइमरी रीजन क्या है? आप राजनीतिक जो आपके डिस्प्यूट्स हैं वो अपनी जगह, लेकिन आतंकवाद इसका एक प्राइमरी रीजन है कि रिश्ते इतने खराब हैं। और अगर पाकिस्तान जैसे 26/11 के हमले थे, उनका वॉइस सैंपल्स हम पाकिस्तान से मांगते हैं, 8 साल हो गए हैं, वो 6 साल हो गए हैं, वॉइस सैंपल्स नहीं हमारे पास आए। अभी ये जो लोग पकड़े गए हैं, और हमारा दावा है कि ये लोग पाकिस्तानी हैं, ये क्योंकि डेड बॉडीज हमारे कब्जे में है, इनके बायोमेट्रिक्स ले करके पाकिस्तान के पास एक डेटाबेस है। अगर पाकिस्तान एक्चुअली सिंसियर है और जो वो बोलता है उस पर खड़ा रहने की क्षमता भी रखता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और हमारी भूमि से कोई आतंकवाद नहीं हो रहा, तो वो बायोमेट्रिक डेटा लेकर के क्यों नहीं अपने डेटाबेस से चेक करते कि वो पाकिस्तानी है कि नहीं है? यहां तक तो पाकिस्तानी अभी तक नहीं मानते, और बहुत सारे इनमें से लोग इंक्लूडिंग सर्विंग जनरल्स वो नहीं मानते कि अजवल कसाब जो था वो एक पाकिस्तानी था। अब इस तरह के अगर षड्यंत्र रचते रहेंगे तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो भी हमारे को आश्वासन देते हैं संजीदगी से? रीटा बहुगुणा, जो बात सुशांत सरीन कह रहे हैं, जो बात असगरी साहब कह रहे हैं, मैं आपसे आपका व्यू जानना चाहूंगा। आप हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं। रीटा जी, क्या यह तरीका है कि हाफिज सईद को पाकिस्तान में घुसकर खत्म कर दिया जाए? क्या कांग्रेस, अगर सरकार ऐसी कोई कोशिश करती है तो कांग्रेस सपोर्ट करेगी? देखिए, लगातार ये कोशिश हो रही है कि उस आतंकी को हमारे हवाले किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेन ब्लास्ट में और मुंबई ब्लास्ट में उनका सीधा हाथ था, जिसके बहुत प्रमाण सरकार को दे दिए गए हैं। और ये भी सच है कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में ये अनेकों राष्ट्रों के साथ ये सिग्नेचर किया है, सिग्नेटरी हैं कि वो आतंकवाद से लड़ेंगे। ये भी सच है कि 2000 से ज्यादा दफ्तर
इन्होंने जेओडी ने खोल रखे हैं, जिसमें कि हाफिज सईद जिनके थ्रू आग उगल रहे हैं और आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं। ये भी सच है कि उन्होंने हमारे बॉर्डर पे बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप्स आतंकियों के चलाए हैं। ये भी सच है कि 150 से ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन करा गया है पाकिस्तान द्वारा और सिविलियन इलाकों पर हमला किया गया है। और जहां इनकी खुद की सरकार अब हाईकोर्ट में ये कहती रही है कि हाँ ये आदमी लोगों को भड़काता है और ये आतंकवाद को कहीं ना कहीं सह देते हैं। क्या हाफिज सईद का हश्र भी ओसामा बिन लादेन की तरह किया जाना चाहिए? पानी के टैंकर देना, उनकी गाड़ियां चलाना, ट्रेनें चलाना। और एक बात सुनिए, जब कह दिया, जब जिस आदमी के सर पर $10 मिलियन का जो एक इनाम रखा गया हो यूएस द्वारा, जैसे ओसामा बिन लादेन के बाद ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने एबटाबाद में उसके घर में घुसकर मार दिया था। क्या हाफिज सईद के साथ करना चाहिए? रीटा जी स्पेसिफिक पूछ रहा हूं, हाफिज सईद के साथ भी ओसामा बिन लादेन की तरह करना चाहिए? मैं ये कहूंगी कि पाकिस्तान बहुत बड़ा अब आतंक का सरजमी बन चुका है और पाकिस्तान की सरकार को चाहिए कि उसको पकड़ें और जेल में बंद करें, उनको सजा दिलाएं। देखिए ये आतंकवाद चलेगा नहीं और अगर पाकिस्तान नहीं समझेगा। रीटा जी आतंकवाद चल रहा है, पाकिस्तान की तरफ से चल रहा है, हम सालों से देखते आ रहे हैं, हफ्ते में 2 या 3 बार इस पर डिबेट करते हैं। संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के नेता। संबित, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, संबित यहाँ बात चल रही है हाफिज सईद को लेकर, कश्मीर में हुए 4 आज सीरियल आतंकी हमलों को लेकर, कश्मीर के पोल प्रोसेस को लेकर, कल 6 दिसंबर भी है, बाबरी मस्जिद की एनिवर्सरी है, ये तमाम चीजों को अगर जोड़ के देखा जाए, मोदी साहब की रैली भी आ रही है कश्मीर में, क्या संबित पात्रा हाफिज सईद से निपटने का रास्ता क्या है आपकी सरकार के पास? क्या एबटाबाद हो सकता है एक और? देखिए सुमित जी, इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर यही होगा बहुत टेक्निकली कि हाफिज सईद को निपटने के 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो कोवर्ट ऑपरेशन, एक ओवर्ट ऑपरेशन। अभी तक जो भी चल रहा है ये ओवर्ट ऑपरेशन है, जो सबके सामने दिख रहा है, उससे ज्यादा कुछ निकल नहीं रहा है। और जो कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं वो करने के लिए होते हैं, वो बताने के लिए नहीं होते हैं। जो बताने के लिए नहीं होते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो टेलीविजन पे एक तो हमें मालूम भी नहीं होगा, तभी वो कोवर्ट होगा, और अगर मालूम भी होगा तो वो व्यक्ति बताएगा भी नहीं, वो तभी वो कोवर्ट रहेगा। तो कोवर्ट ऑपरेशन को कोवर्ट ही रहने दिया जाए। कोवर्ट ऑपरेशन, सुशांत, आपको लगता है कि ये संभव है, ये पॉलिटिकल विल है? नहीं, संभव भी है, शायद पॉलिटिकल विल भी होगी, लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए, हम लोग एबटाबाद का तो जिक्र करते रहते हैं, लेकिन एबटाबाद की जो क्षमता थी अमेरिका की करने की, वो शायद हमारे पास उस तरह की क्षमता अभी नहीं है। और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पिछले 10, 15, 20 साल से, जब से मैं इस विषय को स्टडी कर रहा हूं, तब से हमारे पास क्षमता नहीं है और हमने वो क्षमता बनाई भी नहीं है। तो अगर हम आज भी ये बात शुरू कर दें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले 2-3 साल में हमारे पास कुछ इतनी क्षमता जरूर हो जाएगी कि वी कैन टेक द वॉर टू दी टेररिस्ट ऑल्सो। क्योंकि ये जो हमारा अभी तक का जो हमने सब कुछ करके देख चुके हैं, और संबित पात्रा की बात बिल्कुल ठीक है कि हम सब कुछ करके देख चुके हैं, लेकिन किसी तरीके से ना तो पाकिस्तान में ये समझ है कि आतंकवाद से भारत कितना प्रभावित होता है और भारत की जो पब्लिक ओपिनियन है वो कितनी प्रभावित होती है। ये कह देना कि जी मीडिया इस बात को उछालता है, ये मेरे ख्याल एक बेकार की बात है, क्योंकि मीडिया वही दर्शा रहा है जो एक्चुअली ग्राउंड पे हो रहा है, और ग्राउंड पे जो हो रहा है वो हमारे को नजर आ रहा है। ये जानना चाहूंगा आपसे आखिर में जाते जाते कि क्या हाफिज सईद को लेकर पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट इतना स्केप्टिकल क्यों रहता है? हाफिज सईद की बातों को वहां का एस्टेब्लिशमेंट डिनाई क्यों नहीं करता है? किस बात का डर है आप लोगों को? देखिए, बात डर की नहीं है, बात मेरा ख्याल ये है कि ये पॉइंट ऑफ व्यू पे प्रॉब्लम है। इस वक्त इंडिया ने तमाम रिलेशनशिप को, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप को सिंगल इशू पे स्टक कर दिया है, वही टेररिज्म या हाफिज सईद जो है ये वही। माफ करेगा रिजवी साहब, अभी सार्क में प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो स्पीच था वो तो बातचीत कर रहे थे, वो साफ्टा की बात कर रहे थे, वो एनर्जी शेयर की बात कर रहे थे, पाकिस्तान की तरफ से बात भी नहीं हुई ऐसी। और ऊपर से मैं बताऊं आपको, टेररिज्म से हम लोग परेशान हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, तो हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा?
देखिए, बात यह है कि एक तरफ तो इंडिया एम्फेसाइज करता है कि इश्यूज को बाइलेटरल पे डिस्कस करना चाहिए, दूसरी तरफ टेररिज्म के इशू को वो ग्लोबल इशू बनाना चाहता है। इसका तरीकाकार बड़ा सिंपल है। देखिए, इस वक्त अगर आप ये समझते हैं कि एक सिंगल इशू पे रिलेशनशिप को फोकस करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है रिलेशनशिप नहीं चलेगा, और जब तक डायलॉग मतलब आप नहीं कह रहे होगा रिलेशनशिप चलाए और हमारे लोग मरते रहे। बिल्कुल, मैं माफी चाहता हूँ। देखिए, सुनिए मेरी, आप आर्गुमेंट तो सुनिए ना। देखिए, सिंगल इशू रिलेशनशिप कभी नहीं चला करता। आप हाफिज सईद को क्या समझते हैं? आपका क्या परसेप्शन है उनके बारे में? देखिए, ये है कि सिंगल इशू, देखिए कुछ भी हो, इंडिया, ये जो सोचना कि इंडिया आके कोई एक्शन कर सकता है अमेरिका की तरह, अमेरिका और इंडिया में बहुत फर्क है। अरे हम एक्शन नहीं करते हैं, आप एक्शन कर लीजिए। ये बहुत असगरी साहब, हम नहीं करते हैं, आप कर लीजिए। आप तो वहीं पे हैं। आप कम से कम ट्रेनें तो मत चलवाइए, पब्लिक तो मत इकट्ठा करवाइए। ये तो आप लोग कर सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते। उसमें जब तक इंडिया पाकिस्तान का डायलॉग नहीं होगा, देखिए उसमें एक स्टेज थी जब इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में पाकिस्तान सिंगल इशू पे बात करता था, कहता था कश्मीर हल करो फिर हम बात करेंगे। लेटर ऑन पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी को बदला और बदल के कहा मदर ऑफ ऑल इश्यूज। ठीक है, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। टेररिज्म अगर रहेगा तो बाकी इश्यूज से बात करके लाभ क्या है? क्या है हाफिज सईद, क्या है जिसकी वजह से पाकिस्तान इंडिया तक के रिश्ते बिगाड़ना चाहता है? ठीक है, हाफिज सईद को क्या समझते हैं? मातम, बट इट कैन नॉट चेंज पाकिस्तान। और असगरी साहब, मैं माफी के साथ सुशांत, आई एम रियली सॉरी, आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम। माफी चाहूंगा आप सबका, आचारों का शुक्रिया। लेकिन ये बात हम जरूर कहना चाहेंगे यहाँ पर कि जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है, जो कुछ पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर्ड आतंकी कर रहे हैं, वो साफ तौर पर दिखाता है कि कश्मीर में जो आज अमन चैन कायम हो रहा है, कश्मीर में जो आज विकास की बात हो रही है, कश्मीर में जो आज जनता बढ़ चढ़कर पोलिंग में हिस्सा ले रही है, उसने आतंकवादियों के हौसले को डिगा दिया है। और शायद ये बहुत बड़ी वजह है कि हाफिज सईद की रैली को पाकिस्तान की सरकार छुपे तरीके से स्पॉन्सर करती है, जहां पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं और फिर वो हमेशा की तरह भारत के खिलाफ आग उगलता है। इसीलिए हमने आपका ओपिनियन जानने के लिए यही सवाल पूछा कि क्या हाफिज सईद से इसी तरीके से निपटना चाहिए जैसे ओसामा बिन लादेन से अमेरिका निपटा था? क्या हाफिज सईद को पाकिस्तान में घुसकर खत्म कर देना चाहिए? आपके जवाब हमें हजारों की संख्या मिले हैं। 96% लोगों ने हां में जवाब भेजा है। 96% लोग। अगर देश के हुक्मरान इस शो को देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत आसान है ओपिनियन बनाना। लेकिन जो बात सुशांत सरीन ने कही कि क्या हमारी तैयारी है एक और एबटाबाद करने की, एक एबटाबाद जैसा ऑपरेशन करने की, उसके लिए भी हमको अपने गिरेबान में झांक कर देखना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर सरकार ये मन बनाती है तो पब्लिक, हिंदुस्तान की जनता सरकार के पीछे खड़ी हुई।